वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है, पार्लिमान की कार्रवाई भी जारी है और बिल टेबल हो चुका है। और इस वक्त इस आइनी तरमीम के हवाले से कुछ उसके इक़्तिबासात जो मुसविदे के हैं उसको ज़ेर बहस हम लाएंगे। उसकी अहमियत, उसकी इनफरादियत, उसकी जो अफादियत है, उसका क्या इम्पेक्ट होने जा रहा है। क्योंकि एक आम आदमी जो कि इंसाफ का तलबगार है और इंसाफ का बाला ही रियासत की पहचान होती है और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, जहाँ इंसाफ का बोलबाला होगा, जहाँ स्पीडी ट्रायल होगा, जहाँ खुद जो जजेस हैं उनकी कारकर्दगी को भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा, तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी। और जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो एक फैक्टर जिसका हम जिक्र करते हैं वो होता है ख़ास तौर पर जो जजेस के हवाले से जो बात की जाती है कि यहाँ पे कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है और सबका एहतसाब और बिला इम्तियाज़ होना ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं जजेस की तकर्री का, तो उसका तरीक़ाकार भी वाज़े किया जा रहा है ताकि फेवरेटिज्म या फिर अदलिया के हवाले से जो तनाज़ात क्रिएट होते रहे हैं माजी में, अदम एतमाद का इजहार किया जाता रहा, फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, तो इस एलिमेंट को ख़त्म किया जा सके। फिर आइन के हवाले से कि आइन को री राइट करने के बजाय अदलिया का काम आइन की तशरीह है, उसको बेहतर अंदाज में किया जा सके। आइन को मज़ीद वाज़े करने के लिए 26वीं आइनी तरमीम टेबल कर दी गई है। स्टूडियोज़ में जवाद फैज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है आगा इकरार हारून साहब ने और तारिक अजीज़ साहब ने। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ी साहब, हम बात कर रहे थे इस 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से अभी तक जो पेशरफ्त हुई है, 26वीं आइनी तरमीम को टेबल कर दिया गया है। मुख्तलिफ मराहिल में सियासी जमातों ने मुज़ाकरात किए, गुफ्तगू की, कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ पॉइंट्स लिए, किसी ने अपने स्टांस को छोड़ा, किसी ने किसी दूसरे स्टांस को अपनाया। अब ये वो रिवायात हैं जो कि गुज़िश्ता चंद सालों में नापैद हो गई थी। अब इन रिवायात का वापस आना उतना ही मुश्किल होगा जितनी आसानी से इनको ख़त्म किया गया था, या फिर ये वक्त के साथ बेहतर हो जाएंगी? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ऐसी आइनी तरामीम को किसी भी शख्सियत को, गिरोह को या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट को, किसी भी ऐसे इदारे को उसको ज़ाती नहीं लेना चाहिए। उसको ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए जो हमारे यहाँ सोशल मीडियम के ज़रिए फटाफट हम जजेस को भी जो है वो बाइस बना देते हैं और फिर उन्हें टैग कर देते हैं डिफरेंट। उनकी हरकतों सकनात भी ठीक है, इंसान है, उस तरफ उंगलियां जा सकती हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहूँगा कि कम अज़ कम जब कोई बेहतरी हो रही होती है, जब कोई पार्लियामेंट में बैठे लोग जो आए ही सिर्फ इसलिए हैं पार्लियामेंट के अंदर कि वो कानून साजी करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, सुकम दूर करेंगे, गलतियाँ दूर करेंगे, बेहतरियों की कोशिश करेंगे, मुस्तकबिल का सोचेंगे, उसमें अदालतें हों, उसमें सेहत हो, उसमें एजुकेशन हो, उसमें मीडिया हो, उसमें मुआशी तरक्की हो, उसमें हमारे दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हो, हर हवाले से सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है। लिहाजा इन्होंने हलफ भी इसी चीज़ के उठाए हुए। पहली बात तो यह कि किसी को ज़ाती नहीं लेना चाहिए और ना इस पर ट्रेंड्स बनने चाहिए, ना ये किसी की जीत समझी जाए, ना किसी की हार समझी जाए, बल्कि इसको ये समझा जाए कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह बढ़ना है तो ये पाकिस्तान की जीत हो। और इसमें भी आइंदा चल के अगर कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है किसी जो असाब इल्म दानिश है कि इसमें मज़ीद बेहतरी हो सकती है, तो उन्हें भी वेलकम भी हुकूमत को करना चाहिए और उन्हें अपनी कारकर्दगी और यही फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत ने दिखाई है। आगा इकरार हारून साहब के हुकूमत ने तमाम, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से हों, चाहे वो अपोजिशन की बेंचेस से हों, माहिरीन हो जो कानून को समझते हैं, उन सब से एक तवील मुशावरत के बाद इस मुसवदे को तैयार किया, फिर उसको अमेंड किया, मज़ीद उसमें जो है नुकात भी शामिल किए गए। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा समराइज करें कि इस तरमीम के बाद इसका इम्पेक्ट क्या होने जा रहा है। जो एक तासुर दिया जाता था पहले से कि जी वो, जिस तरह जवाद फैज़ी साहब ने पहले ट्रांसमिशन की शुरू में भी उसका जिक्र किया कि जी ये बेंच बन जाएगा और इसमें ये 2/3 होगा, 4th 1 होगा, फैसले का पहला पता चल जाता था। और 184 के हवाले से भी थोड़ा यहाँ पे जरूर जिक्र किया गया, सुओ मोटो के हवाले से, जिसके बाद राइट ऑफ अपील एक बहुत बड़ा मसला था। ये राइट जो है वो बैनुल अक़वामी दुनिया जो है वो भी किसी का, कहीं पे कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि आप किसी से राइट ऑफ अपील छीन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी जो बात की है फैज़ साहब ने, मैं उसको लेके आगे बढ़ना चाहूँगा। अभी उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। एक्चुअली इस जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं इनको हर आदमी अपने एंगल से देख रहा है। मैं इसको समझता हूँ कि ये बेसिकली रिक्लेमेशन ऑफ लैंड है जो कि अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी ने इंक्रोच कर ली थी, जो एक्चुअली बिलोंग करती थी पार्लियामेंट को।
और इतनी स्लोली बट श्योरली की गई थी कि उस ज़माने का पार्लियामेंट जो है वो रिस्पॉन्ड ही कोई ना कर सका। और ये देखिए कि खुद ही फैसले कर लिए गए कि जो अब आगे का चीफ जस्टिस आएगा वो वही होगा जो सीनियर मोस्ट होगा। अब देखना ये है कि ये जो रिक्लेमेशन हुई है इसका फ़ायदा जमहूरियत को और पार्लियामेंट को क्या होगा। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अभी थोड़ा सा पार्लियामेंट को और तकलीफ़ करनी पड़ेगी और थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि तेज़ उतर को गामजन मंजिल मादून नहीं, अभी इन्हें काम करना पड़ेगा। अभी इन्होंने पहला स्टेप लिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी ने इतनी दफ़ा रीराइट कर लिया हुआ है, इतनी दफ़ा रीराइट कर लिया हुआ है कि आपको टाइम लगेगा उसको रिकवर करते हुए। फिर आपने भी बात की हुकूमत की कि हुकूमत ने बहुत यानी कि सेनेटी के साथ काम किया है। यू मस्ट अप्रिशिएट द प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली एंड हिज होल टीम। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि मैं हमेशा कहता होता हूं कि जो सेनेटिव ऑलवेज प्रिवेल्स अमंग पॉलिटिशियंस। आगा साहब सॉरी, मैं आपने जो बात की मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत भी चाहूँगा, क्योंकि आपने जो तगोदो की बात की है उसमें एक अहम नुक्ता जो शायद रिजवान पहली ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में मैंने भी उसका जिक्र किया, तो आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा भी उठाना चाहूँगा। डिस्क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंतहाई हसास नौयत के उसमें नुकात दर्ज हैं, उस पर पूरा उतरना बहुत ही, शायद मैं तो कभी कभार कहता हूँ और माहिरीन ये बात कहते हैं कि वो तो शायद फरिश्ते ही उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। देखिए उसके ऊपर जो आपके इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं कि वो जो पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए है और किसी के लिए नहीं हो सकते। सही है, ये उनकी जो स्टेटमेंट है दैट इज एनफ कि मेरे ख्याल में इसके ऊपर जुडिशरी भी बड़ी क्लियर है जो इसमें सेरेनिटी प्रिवेल करती है। ये एक खास मकसद की डाली गई थी। अब मैं उस मकसद में बैकग्राउंड में ज्यादा नहीं जाऊं तो बेहतर है, इतना जरूर आपको कह दूंगा इसलिए डाली गई थी कि जब जंग हो रही थी 77 के बाद 85 में, उसमें जो लोग 85 में आ रहे थे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो इसलिए रखा गया था कि किसी के ऊपर मैं इल्जाम लगा दूं कि ये किसी चीज को सूंघता भी है तो उसको फारिग करा दूं। बहुत छोटे लेवल पे सोच के ये चीज डाली गई थी। इसका मकसद था लोगों को फारिग करना कि अगर पीपल्स पार्टी जीत के आ भी जाती है कोई मसला नहीं है, 4 गवाह देने हैं, गवाह दे के वो गया ये गया। अच्छा, मैं चाहूँगा रिजवान फिर आप भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाइएगा। एक अहम नुक्ता था और तारिक अजीज़ साहब की मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाता हूँ, उनके पास बड़ी अंदर की और बड़ी ख़ास खबरें होती हैं। बैरिस्टर गौहर के हमरा जब मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लोगों के जो तज्जिया था और जो तासुरात थे वो काफ़ी हद तक बदल गए। और अब कुछ देर कबल जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब जो है इस मसवदे पर हमें वोट देंगे और हालात दुरुस्त इनकी तरफ जाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका इकट्ठा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना, उसका तासुर क्या गया है? थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। उसका आप ये देखें ना उनके अल्फाज क्या थे। उस पर मौलाना साहब का भी ये कहा था कि हमारा तमाम बड़े कानून पे बड़े नुकात के ऊपर इत्तफाक है, कोई छोटा मोटा 19-20 हो सकता है। पहली बात उसी में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले, थोड़ी देर पहले, जो उनके तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब JUI के, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि हम इस तरमीम के साथ हैं, अगर कोई नहीं मानता तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब उनका इशारा PTI की तरफ था। मौलाना साहब की कोशिश थी कि उनको भी ऑन बोर्ड है, उनको साथ लेके चलें, हम साथ हैं, अगर वो किसी के लिए कोई नहीं मानता तो उसका कोई इलाज नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो ये जो है आप यकीनी तौर पे मौलाना साहब जो है कल रात जो हतमी इनसे मुलाकात हुई जिसमें मोहसिन नकवी साहब थे, बिलावल भुट्टो साहब थे, कल शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, तो मुझे तो पूरा यकीन भी है, मेरी इतला भी है, मुझे बिल्कुल कन्फर्म है कि मौलाना साहब इस तरमीम को वोट भी देंगे। और ये भी मैं कह दूँ शायद ये भी एक तजवीज़ है और ये बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़ है कि बिल का मुसवदा जो है वो मौलाना साहब खुद पेश कर रहे हैं असेंबली में एक कर्सी के तौर पे। और मतलब एक इज़हार यकजहती होना चाहिए कि मौलाना साहब उसको ऑन कर रहे हैं कि जी वो कहते हैं बिल ही मैं पेश करूँगा, लेकिन बिल तो हुकूमत का है, हुकूमत भी पेश कर सकती है। अच्छा, इससे नंबर गेम्स और 2/3 वो मामला मुकम्मल हो जाएगा मौलाना साहब? जी मैं अभी ये भी बता दूँ कि 64 जो है सेनेट का इस वक्त 85 के ऊपर सेनेट मुश्तमिल है, उसका जो 2/3 मेजॉरिटी बनता है 2/3 वो है 64। तो हुकूमती ज़राए भी ये कहते हैं, और जो मैंने स्टडी की है मैं पार्लियामेंट में 3 दिन से रात तक, तो उनके 66 इस वक्त हो चुके हैं। अच्छा, हुकूमत के पास 66। अच्छा, राना शहजाद साहब इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामान के अंदर, इस वक्त क्या हो रहा है
और ये पार्लिमानी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हमेशा लीड करते हुए और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। कमर कसी होती है हमेशा राना साहब ने और हमारे पास वो इतलात पहुंचाते हैं। राना साहब, क्या ऐवान का माहौल है, क्या जेस्चर है, क्या होने जा रहा है, और थोड़ी सी ज़रा तरतीब भी हमें बताइएगा हमारे देखने वालों के लिए ज़रा आसानी हो। डॉक्टर साहब शुक्रिया। इस वक्त ऐवान में पिन ड्रॉप साइलेंस है। मैं आपको ये बताता चलूँ, पीटीआई के जो पार्लिमानी लीडर हैं सेनेटर अली जफर, वो अपनी गुजारिशात पेश कर रहे हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ ने 26वीं आइनी तरामीम का जो बिल है वो ऐवान में पेश किया और उसके जो सेलियंट फीचर्स हैं वो ऐवान में बयान किए। एक मैं आपको अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है सेनेट के इजलास के हवाले से, कि जो अपोजिशन मुसलसल 2-3 दिन से उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि जी हमारे कुछ सेनेटर जो हैं वो मिसिंग हैं, तो मैं आपको बताते चलूं कि बीएनपी मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और उनके दूसरे सेनेटर कासम रोंजो, वो दोनों इस वक्त ऐवान में पहुंच चुके हैं, जिनके बारे में अख्तर मैंगल साहब ने गुज़श्ता रात भी बड़ी धुआंधार एक मीडिया टॉक की थी कि जी हम मेरे जो सेनेटर्स हैं उनको जो है वो लापता कर दिया गया है। तो एक तो ये मैं क्लियर कर दूं कि वो दोनों सेनेटर्स इस वक्त ऐवान में आ चुकी हैं। बड़े खुशगवार मूड है उनका, और उनकी तरफ से ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया गया कि उनको कहीं उनकी मर्जी के बगैर ऐवान में लाया गया है। और दूसरा, इस वक्त जो सेनेटर अली जफर जो नुकात बयान कर रहे हैं वो बड़े ही इन्हमाक से वफाकी वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ उनके नोट्स ले रहे हैं ताकि उनका जवाब दिया जा सके। शहजाद भाई, ये जो अली जफर साहब जिस पार्लिमान की बालादस्ती, हक की हुक्मरानी और उसकी सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, तो कितना ही अच्छा होता कि उस पर खुद भी अमल पैरा होते, उनकी जमात होती और उनके जो सरबराह हैं वो होते। डॉक्टर साहब, ये बड़ा आपने दिलचस्प सवाल किया है। देखें, इस तमाम सारे प्रोसेस को मेरा ख्याल है कि जिस तरह जितनी सियासी विजडम के साथ मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई की दोगली पॉलिसी को अयां किया है, वो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ख़ासतौर पर आज उन्होंने प्रेस जो पीटीआई की क़यादत के साथ मिलकर खड़े उनको अपने साथ करके ये कहा है कि पीटीआई की क़यादत भी इन आइनी तरामीम के हक में है। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब उनको इस तरह की ये तकरीर ऐवान में करनी चाहिए थी। तो उनका सिर्फ और सिर्फ मसला बानी पीटीआई है। वो ये समझते हैं कि सियासत सिर्फ बानी पीटीआई ही के साथ है, वरना हम ना रियासत है ना सियासत है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई को उनका सही चेहरा आवाम के सामने लाने में बड़ा ही एक अहम किरदार अदा किया है। और मौलाना ये पंच लाइन है आपकी ये पंच लाइन है। तो राना शहजाद साहब, रिजवान अली अर्ज कर रहा हूँ। राना साहब, आपने कहा पिन ड्रॉप साइलेंस है। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि सेनेट में उमूमी तौर पर जब हुकूमत की तरफ से कोई बिल पेश किया जाता था और बाइकआउट का पहले ऐलान किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूद हैं मेंबरान, और अब वो मौजूद हैं, तो आप समझ रहे हैं प्रोग्रेस जो हुकूमत का और बाकी सियासी जमातों का एक अल्टीमेट गोल था कि आईनी तरमीम तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ सेनेटी प्रिवेल करे, सियासी जमातों का जमहूरियत का हुस्न बरकरार रहे। देखिए, हुकूमत और उनके एलाइज ने इंतहाई जो कोशिश की जा सकती है इन गुज़श्ता 2 माह में, यही कोशिश की है बड़े सब्र तहम्मुल के साथ। एक उन पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उजलत क्या है, तो 2 माह से ज़ायद अरसा तो दिया गया है। जो खसूसी पार्लिमानी कमेटी है कायम की गई सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में, उसके 10 से ज़ायद इजलास हुए हैं, जिसमें जो पीटीआई की आला तरीन क़यादत उस कमेटी का हिस्सा रही है, जिसमें उनके मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत ने और उनके एलाइज ने और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो हत्तल इम्कान कोशिश की है कि पीटीआई को ऑन बोर्ड किया जाए और वसी मुशावरत का अमल है उसमें उसको हिस्सा बनाए रखा। लेकिन पीटीआई का वही है, पंजाबी में कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे, वो यही कर रहे हैं कि हमारा। अच्छा शहजाद साहब, आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाते हैं और कुछ गैर रिवायती गुफ्तगू करना यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि हम तमाम अराकीन का यहाँ पे जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक अराकीन नहीं है तब तक लेजिस्लेशन नहीं है, तब तक अमेंडमेंट नहीं है। आप उनके हौसले को किस तरह देखते हैं, चाहे वो PMLN के हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? कितनी एनर्जी है JUI के जी JUI के भी, तो ये इनकी एनर्जी लेवल आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि उनकी नींद भी पूरी नहीं है, थके हुए भी बहुत ज्यादा होंगे। आप लोगों का एनर्जी लेवल तो माशाल्लाह हमेशा रहता है। हमारी PTV न्यूज की जो टीम है वो तो कई दिन तक भी अगर उनको ये टास्क मिले तो माशाल्लाह वो कर लेते हैं। आप जरा इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा कि कोई
चेहरे पे कोई मायूसी कहीं आपको नजर आई हो, कहीं को बहुत ज्यादा थकावट नजर आई हो, गिले शिकवे नजर आए हो? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो शुक्रिया। हम जो पीटीवी की पार्लिमानी रिपोर्टिंग है जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ, रात भी हम सुबह 3 बजे यहाँ से गए हैं तमाम प्रोसेस करके, और आज फिर हम मैदान में हैं। अब बाकी रहा जो हमारे आपने पूछा सेनेट के अंदर एनर्जी कैसी है, तो जो पीएमएलएन के सेनेटर्स हैं और पीपल्स पार्टी के जो यूएफ के और दूसरे जो इत्तेहादी हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, और उनके चेहरे पर एक इत्मीनान है। और आज बल्कि सेनेटर अली जफर ने अपनी जो तकरीर का आगाज ही इस जुमले से किया कि उम्मीद है, मुझे लगता है कि आज ये तरामीम आप मंजूर करा लेंगे, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारा नुक्ता नज़र भी सुना जाए, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने उनको फ्लोर दिया था। तो मैं आपको ये कहने का बता रहा हूँ कि इस वक्त सेनेट के अंदर हुकूमत के वोट भी पूरे हैं, हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। और ये इस वक्त जो एक आईनी तकाजा है कि तमाम पार्लिमानी लीडर्स अपनी अपनी राय देते हैं, क्योंकि ये आइन में तरमीम हो रही है, बहुत बड़ा काम है। आप इसे देखें कि आर्टिकल जो आईनी तरमीम 19वीं आईनी 2010 में हुई थी, 19वीं आईनी तरमीम के बाद ये आप 14 साल बाद उसमें ये तब्दीली लाई जा रही है, तो ये एक बड़ा एक आईनी तरमीम का। अच्छा राना शहजाद साहब, आपकी गुफ्तगू भी होगी, अरकान सेनेट के साथ भी आपकी गुफ्तगू हुई होगी, गैर रस्मी गुफ्तगू भी, और अब जैसे आपने बताया कि सेनेटर अली जफर ने फ्लोर मांगा और कुछ गुजारिशात पेश करने के हवाले से उन्होंने चेयरमैन सेनेट से कहा, तो उन्होंने उनको फ्लोर भी दे दिया, माइक भी दे दिया। इससे कबल जब हुकूमती टीम्स भी, इत्तेहादी जमातें भी मुज़ाकरात के लिए, गुफ्तगू के लिए, मुसवदे पर उनको लाने के लिए, एक टेबल पर लाने के लिए कोशिश करते रहे हैं, तो ये गुफ्तगू तो वहाँ पर भी हो सकती थी, लेकिन फिर फराखदिली का मुजाहरा किया, सेनेट में भी इजहार ख्याल का, और आखिरी मौके तक अपनी तजावीज़ पेश कर रहे हैं। जी रिजवान, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मसला वही है क्योंकि ये इस तमाम जो जमहूरी प्रोसेस किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने, इससे एक बार फिर साबित हो गई है कि पीटीआई एक सियासी जमात नहीं है, पीटीआई एक कल्ट का नाम है। वो सिर्फ उनके लिए सियासत, उनके लिए रियासत सिर्फ बानी पीटीआई है। अगर वो बानी पीटीआई हैं तो वो कहते हैं, अदरवाइज मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे इनके एमएनए और सेनेट से बात हुई है, सेनेटर से, वो मानते हैं कि यानी तरमीम तो हमें लानी चाहिए थी, क्योंकि उनकी जमात का नाम ही इंसाफ है, इंसाफ से शुरू होता है। तो इस हवाले से आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो बस बेबस है कि कोई बानी पीटीआई की कल जो डियाला जेल में मुलाकात हुई, मेरे ज़राए ने तस्दीक की है कि वो अपनी पार्टी रहनुमाओं पे बर्थ पड़े हैं कि मेरी रहाई के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप तो मौजे कर रहे हैं, मैं जेल में हूँ। तो इस हवाले से इनके दरमियान भी बहुत ज्यादा इस वक्त तनाव है। और इस मैं राना साहब आपकी बात की कतई कलामी की माजरत, क्योंकि अब आप जो आगे गुफ्तगू करेंगे, हमारे जितने यहाँ पे मौजूद दीगर पैनलिस्ट हैं उनके मुंह में भी पानी आएगा, क्योंकि फिर वो सारी बातें हमें दोबारा सुननी पड़ेगी। वो सारे मुरगन खाने और ये सारा कुछ जो है वो वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह। बहुत शुक्रिया राना शहजादुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की पूरी टीम, नाज़रीन, चाहे वो करंट अफेयर्स की टीम हो या पीटीवी न्यूज़ की टीम हो, हम सब एक हैं। हमारे इस वक्त कैमरामैन, हमारी पूरी टीम, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, जब से एससीओ हुआ और एससीओ से लेकर अब तक एक तसलसल के साथ जो है वो मेहनत कर रहे हैं। मैं फैजी साहब आपकी तरफ आऊँगा, राना साहब ने भी जो गुफ्तगू की उसमें ये भी बताइएगा कि उन्होंने उस कल्ट का जिक्र किया। 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार कहते रहे कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया रियासत को बचाने के लिए। राना साहब की बात से क्या ये बखूबी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इस सियासी जमात ने रियासत को दाव पर लगा दिया अपनी सियासत के लिए? दो चीज़ें हैं जी, ये मैं मुसलसल इसी आइनी तरमीम के हवाले से हर प्रोग्राम में आपके साथ भी बैठा, रिजवान के साथ भी बैठा, या दीगर जितने प्रोग्राम्स में या दीगर चैनल्स पे भी, तो मैंने पहले सबसे तो ये कहा था कि मौलाना बाहर नहीं रहेंगे, वो साथ होंगे। दूसरा, मैंने ही ये सबसे पहले कहा था एक चैनल पे कि ख़ुद पीटीआई के अरकान इसको दिल लगी से चाहते हैं कि आइनी तरमीम हो, लेकिन वो चूँकि अब उनको झोली में फेंक दिया गया है, डाल दिया गया है बग़ैर मांगे ही पीटीआई की, और वो बन गए हैं पीटीआई के एमएनए अपने वालों, लिहाजा अब उनकी मजबूरियाँ कुछ हो गई। रह गई बात ये कल्ट की, देखिए कितनी जगहसाई हुई। पहले यहाँ से शोशे छोड़े गए, ट्रेंड्स चलाए गए, आ रहा जी चांसलर
और वो आके बताएगा कि ऑक्सफोर्ड में मजीद अच्छाइयाँ कैसी होती हैं। तो चार्जशीट आगे पूरी की पूरी। पाकिस्तान में तो वो कर नहीं सका ना 3.5 साल, तो वहाँ जाके वो ज़रूर करेगा। देखिए ऑक्सफोर्ड को खुद वो 3rd ग्रेड में जो है वो उसकी वो डिग्री है, वो पूरी दुनिया को पता है, मेरे फ़ोन में भी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट किया था। लिहाजा खुद 3rd ग्रेड वाला जो है वो ऑक्सफोर्ड को ऐसा एक अजीम मरकज़ बनाने जा रहा था जिसके बाद बल्ले बल्ले हो जानी थी ऑक्सफोर्ड की और इंग्लैंड की। हमने ये ट्रेंड्स चलाए, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसी ऑक्सफोर्ड वाले शहर से और मुल्क से फिर क्या क्या चीज़ें सामने आने लग गई। फिर उन्होंने कहा हेरा फेरी से 2018 का इलेक्शन जीता, ये वहाँ के अखबारात कह रहे हैं, महज़ब दुनिया के, और वहाँ पर और फिर वो कह मोरालिटी रहे बहुत हैं, ज्यादा है ना। ये तो दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ कौमी है। राज इसने अफशा तो- किया, इसने- उन्होंने कहा। इसने तो आबाद किया दहशतगर्दों को, यानी कि पूरी दुनिया दहशतगर्दी ख़त्म करने के अगर चक्रों में हो, नेटो की फोर्सेस यहाँ आके इनका सामना करें, और उसके बाद ये हमने जिन्होंने पाला, जिनकी कमर की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई इनकी वजह से, इनको लाद लाद के अपने कांधे पे, और हमारे ही खिलाफ जब दहशतगर्दी हुई हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी, माली तौर पे, जानी तौर पे। मस्जिद, इमाम बारगाह, चर्च वो महफूज ना रहा, झूलों पे खेलते हुए बच्चे पार्कों में महफूज ना रहे, और हमारे जवाने स्कूल्स को राना, निशाना बनाया हमारे जवाने राना जो अगले महाजों पे थे वो शहीद हुए, हमने उनके जनाजे उठाए, लेकिन ये फिर उन्हें आबाद करने ले आए। ऑन रिकॉर्ड है भाई वजीर आजम के तौर पर उसकी तकरीरें। लिहाजा उसने पूरी दुनिया में हमें जिस कदर हमारी बदनामी करानी थी, और ख़ास मैं तो ये कहूँगा ये चांसलर के चक्करों में पाकिस्तान बदनाम हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। ये पाकिस्तान के एक वजीर आजम का नाम लेके नाम तो पाकिस्तान साथ आ गया ना। मैं तो इस हवाले से भी बड़ा परेशान हूँ कि ऐसे शख्स के साथ पाकिस्तान का नाम आ रहा है। लिहाजा फिर हमने ये भी देख लिया, बेटी हुई है तो टेरियन नाम रख लो, यही भी हमने कल्ट देखा। कैसे अजीब लोग हैं यार ये, कि पीछे ही चल अच्छा, रहे हैं। फैज़ साहब, थोड़ा सा चला इस गया। शख्सियत परस्ती से चूंकि ये पूरे का पूरा मामला शख्सियत परस्ती की तरफ निकल जाता है, और जो सियासत है वो भी शख्सियत परस्ती के ही गिर्द घूमती है। अब जो 26वीं आईनी तरमीम है आगा साहब, इसमें चीफ जस्टिस की तैनाती, जजेस का तकर्रुर, और फिर उसके अलावा सो मोटो के हवाले से भी जो मुसव्वदे का हिस्सा है तरमीम, उसमें इस शख्सियत परस्ती को माइनस किया जा रहा है। अब कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए शख्सियत परस्ती को तो पता नहीं किस माइनस, तो उस तरह यानी कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमेशा शख्सियत से ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भी शख्सियत परस्ती पे बेस नहीं करता था। वो बाद में अमीरुल मोमिनीन आए तो उन्होंने वो अपना बाकायदा अमीरुल मोमिनीन के तौर पे उसको उसमें शख्सियत परस्ती डाली थी। वो वक्त के साथ साथ अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक मौजूद है वहाँ पे, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल शख्सियत परस्ती से बहुत ऊपर है। देखिए 3 बातें इसमें जो आज हुआ है, यानी कि इंशाल्लाह जो हमें खुशखबरी मिल जाएगी रात 11:55 से पहले, उसमें 2 या 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। यानी 20 अक्टूबर ही होगा जी इंशाल्लाह। पहली बात यह है कि ये आईनी तरमीम किसी एक की नहीं है जी, ना ये हुकूमत की है, ना ये JUI की है, ना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ये -1 जो कि मैंने ना कभी उसको पॉलिटिकल पार्टी लिखा ना कहा, एक कल्ट के अलावा सबकी मुश्तरका है, जिसको कहते हैं कलेक्टिव विजडम। और ये कलेक्टिव विजडम जो है वो एक दिन में हासिल नहीं किया गया है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दफ़ा अप्रिशिएट किया बिलावल भुट्टो को, और अभी ये बात एक दोस्त कर रहे थे, JUI ने जिस तरह एक्सपोज किया है PTI को, आज शायद वो लफ्ज़ तारीख का हिस्सा बन जाएंगे जो आज मौलाना फजल रहमान ने वहाँ खड़े होकर कहा है, जो अभी तक हमारे मीडिया प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे हैं। इजाज़त दें मैं वो कहूँगा, उन्होंने याद दिलाया PTI के दोस्तों को कि जब हमने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो हम उस फेज से निकले थे जब नैप की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, तो बैन की गई थी नैप को। बिल्कुल। मेरे वालिद जो थे वो अंदर थे और उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, और हमने बाहर आके 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक कमरे में बैठ के बनाया। उन्होंने कहा कि 2000 जो अब यानी कि 18वीं तरमीम है वो भी हमने तब बनाई कि जब हम सारे के सारे अपनी अपनी पोजीशन पॉलिटिकल आगा साहब, पार्टीज के यहाँ तौर पे ये लिए बात गए थे। आपने कह ही दी है तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। ये जो आपने नेशनल अवामी पार्टी जिसको डिस्पर्स किया गया था, गो के उस वक्त जो हुकूमत थी उस वक्त भुट्टो साहब जो थे उनकी मौजूदगी में भी गो के सब कुछ हुआ था, लेकिन उसमें एक नुक्ता बड़ा आम था, उसमें आर्टिकल 1 से लेके चंद आर्टिकल्स को बिल्कुल मुअत्तल करने की और उसको निकाल देने की बातें की जा रही थी। ये एक नुक्ता भी था उसमें। जी मैं पूरी बात कर लूं। उन्होंने कहा कि बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर पार्टी और हर शख्सियत से ज्यादा
सुप्रीम और अहम होता है। जी। और उन्होंने ये साफ साफ एक आप कह सकते हैं कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना स्लैप ऑन द फेस, वो पीटीआई को दिया है कि जनाब आप तो इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि उसको साइकिल नहीं मिली है, रोटी कम हो गई है, बकरा नहीं पहुंचा था। अगर आप इस लेवल के ऊपर आप चीजों को डील कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के डिजायर्स को और रिक्वायरमेंट्स को, तो मैं वो लफ्ज पंजाबी सर जी वो इस्तेमाल कहते हैं नहीं- ऐसी मुसविदी गल करन गए सी और कहते तुसी डी चौक क्यों नहीं पहुंचे। एक बात मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं, जो चीजें हमारी मीडिया भी मिस कर रहे हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को कि ये मैं आप यहां बैठ जाए और अब मैं आपसे लूंगा, आपने मसवदा लेकर बाहर आना है, ठीक है। उन्होंने उसमें इंश्योर की कोई इस्लामिक क्लॉजेस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि मैंने उनको हक दिया था कि वो करें। आज भी जेयूआई ने वो अपनी जो आप कह सकते हैं एक तारीख को जिंदा रखा है और इस अमेंडमेंट के साथ जो उन्होंने सूदी निजाम के खिलाफ एक कमिटमेंट ले ली है गवर्नमेंट से, वो आपको जरूर अप्रिशिएट करनी चाहिए। बिल्कुल, और नो डाउट, और ये अरसे दराज से सियासी जमात की डिमांड हम इस पे बात कर चुके कर रहे थे। हैं। जी जी जी। हमने appreciate इससे किया। मुराद ये है कि जो ये होती है पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक दिन का नहीं सोचती हैं, ये एक शख्स का नहीं सोचती हैं, ये मुफ्ती महमूद का नहीं सोचती हैं, ये मौलाना फजल रहमान का नहीं सोचती हैं, ये सोचती हैं सिस्टम के बारे में, बिल्कुल मुल्क के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बिल्कुल। अच्छा तारिक अजीज साहब, बहुत सारे पहलुओं पे सूदी निज़ाम, जजेस की तकर्री, जजेस की कैपेबिलिटी और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी जांचा जाएगा, और यही कमीशन जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट और आला जो हाई कोर्ट है उनके जजेस के हवाले से और उनकी फिर शरीयत की भी बातें हुई बहुत सारी। लेकिन एक नुक्ता यहाँ पे थोड़ा सा माजी का मैं इसलिए कहता हूँ, मेरे भाई भी मेरे साथ बैठे, मैं पहले भी ये अर्ज कर रहा था कि माजी की तलखियों को याद करना पड़ता है। जिस तरीके से अब आगा इकरार साहब ने भी जिक्र किया, आइन को मुअत्तल करने वाले, और माजरत के साथ हमने ये भी सुना कि आइन को रद्दी की टोकरी में फेंकने वालों को तस्लीम किसने किया। क्या आपको नहीं लगता कि आइन को बहाल करना इस वक्त इसलिए जरूरत है कि आइन को मुअत्तल करने वालों को अपॉर्चुनिटी और उनके तहत हल्फ उठाने वालों के लिए भी सहूलतकारी भी खत्म हो गई। जी बिल्कुल, बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया है। इसके ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो अमेंडमेंट आएगी, मैं तो मजबूरी तौर पर कहूँगा, या आगा साहब ने बड़ी तफसील के साथ कहा, बाकी दोस्तों ने कहा, इसमें सिर्फ किसी ज़ात के लिए नहीं है, किसी पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए नहीं है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान के मसाइल थे, ये जो है अदालती इस्लाहात नागुज़री थी, ये बड़े अरसे से पेंडिंग थी। अब किसी ने इसको हाथ डाला है तो इसको कौम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, तस्लीम भी करना चाहिए, इंक्लूडिंग जो है वो एक मखसूस सियासी जमात जो अब इसकी मुखालफत इसलिए कर रही है क्योंकि वो उनके लीडर नहीं है। अदरवाइज़ तो इंसाफ और ये अदालती इस्लाहात की बात उन्होंने भी खुद की थी, तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं है। मौलाना साहब का बिल्कुल क्रेडिट, जैसा आगर साहब ने कहा, बिल्कुल उनका जाता है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मनवा ली हैं और उन्होंने एक अच्छा, ये एक हुकूमत के पास मसवदा था, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था, तो उनमें से जो चीज़ें उन्होंने, मौलाना साहब ने अपना मसवदा भी पेश किया, तो ज़्यादा मजबूरी तौर पे ज़्यादा जो मसवदा माना गया वो मौलाना फजल रहमान साहब का माना गया है, और वो यकीन उन्होंने उनका अपना इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने आईनी अदालत। अच्छा, मैं चाहता हूँ आप तारिक अजीज साहब इसको यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि हम आपके सामने रखते हैं, आपको अपडेट रखते हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेट में पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान साहिबा ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने वही जो अभी हम जिस तनाजुर में बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने बार बार समझाया कि पार्लिमान अपने हुकूक मांगे, और उन्होंने कहा दुनिया में किसी मुल्क में जजेस के तकर्रुर का फैसला जो है वो जज करते हैं। और साथ में उन्होंने एक और बात बड़ी अहम की कि 10 इजलास तलब किए गए, 10 इजलास बुलाए गए, अपोजिशन ने कोई नुकात पेश नहीं किए, यानी उनके पास कोई मुसविदा था ही नहीं। हम ट्रांसमिशन के शुरू में भी यही बात कर रहे थे। और साथ ये भी कि और मुसवदे से भी लाइलमी, जिन निकात पर उस पार्लिमानी कमेटी में गुफ्तगू होती रही उससे भी लाइलमी का इजहार किया। वो कि फिर वही बात वो जो राना शहजाद साहब भी कह रहे थे और बिल्कुल आगाज़ में जवाद फैज़ साहब ने कह रहे, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। पार्लिमानी कमेटी में बयानात कुछ और हैं, बाहर सर बार बार तलब किए पार्लिमानी कमेटी ने, खुर्शीद शाह साहब ने, दीगर अरकान ने कहा जी आप अपना मतबादिल मसविदा पेश करें, तो उन्होंने कहा जी वो हो रहा है, वो बन रहा है, और फिर बाद में कहा बस जो मौलाना साहब का है वही हमारा मुसविदा है। बिल्कुल, और यही फराखदी है मौलाना साहब के बारे में। फैजी साहब, जो आज से 8 महीने पहले या 7 महीने पहले जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती थी, पगड़ियाँ उछाली जाती थी, मौलाना को पुकारा जिस तरह से जाता था, जलसे हों या फिर वो उनकी निजी महफिलें हों, वहाँ पर भी सोशल मीडिया के ज़रिए भी, इसके बावजूद मौलाना फजल रहमान ने
इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, उनके साथ भी और बाकी सतह पर भी क़यादत से राब्ते रखे और उनको खुश आमदीद कहा। उन्होंने मौलाना के दर पर हाजिरी दी तो मौलाना ने खुश आमदीद कहा। इस रवैये की कितनी अशद ज़रूरत है हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि वो जो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम नापैद होती हुई चीज़ें थीं। मौलाना को एक और क्रेडिट भी जाता है जहाँ पर ये कि हम इस मुसवदे की बात करें तो वहाँ पर अखलाकियात का दामन भी तो साथ रहना चाहिए ना। देखिए, मौलाना ने अखलाकियात का दामन कभी भी नहीं छोड़ा। यस, मुझे अच्छी तरह याद है कि ज़ियाउल हक के दौर में MRD के जलसे हों, और एक तो ऐसा जलसा था, आगा साहब शायद मैं और आप इकट्ठे ही थे, कि जिसमें वो नारे लग रहे थे ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ और वो एक जानवर का कह के, तो मौलाना ने रोक दिया कि नहीं, बड़े और इस अंदाज में रोक दिया कि कह भी लगे, और उन्होंने कहा कि ये हम किसी इंसान को इस सतह पे नहीं कर सकते। अब देखिए कि मुझे तो ये डर है कि आज के बाद, आगा साहब कह रहे थे ना 11:55, उसके बाद नहीं, उससे पहले ही कहीं अभी हम निकलें यहाँ से तो दोबारा से मौलाना के हवाले से क्या क्या हैशटैग्स होंगे और क्या तज़हीक हो सकती है, क्योंकि PTI के अंदर भी, जैसे मैं मुसलसल कई दिनों से कह रहा हूँ, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि इनके अंदर भी ये ख्वाहिश है कि ये तरमीम आनी चाहिए, तरामीम आनी चाहिए और हमें लानी चाहिए। अच्छा, वो हैशटैग्स तो हैंडलर्स की तरफ नहीं आ जाते, वहाँ से आ जाते हैं हैशटैग्स। मैं वही कह रहा हूँ कि दूसरा ग्रुप है जो अन्नेवा ग्रुप है, और मैं ये कहूँगा हुकूमत वक्त से भी कि वो भी ये देखे कि किन किन अकाउंट से इस आइनी तरामीम के हवाले से कौन जहरीला प्रोपेगेंडा करता है। और अब एटलीस्ट बहुत हो गया यार, एनफ इज एनफ। अब ये जो चलती फिरती चीजें हैं ना, ये बच्चों का मिजाज तबाह कर रही हैं। सारे साहब अच्छा, बल्कि साहब, मैं आगा साहब आपकी तरफ आऊंगा। आगा साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप जरूर वो भी कहिए, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे, शायद कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता। लेकिन मैं एमल वली खान इस वक्त जो हमारे विजुअल्स में भी आपको नजर आ रहे हैं, फ्लोर पे उन्होंने बड़ा एक अहम नुकता उठाया है और ये मुंह तोड़ जवाब है। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जजेस की हमें जरूरत है। और ये इसमें एडिशन करते चले कि बिल्कुल आगाज में ही जब बिल पेश कर रहे थे तो वजीर कानून ने कहा था कि चीफ जस्टिस वाजे कर चुके हैं इस हवाले से कि अगर फैसला हो भी जाता है तो उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं, इसका इतलाक उनके बाद से होगा। यार ऐसे बंदे कम पैदा होते हैं। नो डाउट। चले मैं आगा साहब इसमें थोड़ा और इजाफा कर देता हूं ताकि आपके तज्जिए में आपके लिए आसानी हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा काजी ईसा के साहबजादे हैं, जिनका कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के रुफका में उनका बड़ा एक अहम रोल है और सब उनको जानते हैं और कम लोगों को पता है। मैं चाहता हूं उसकी जरा वजाहत भी कर दीजिएगा। ये वो शख्स का बेटा है जिसने अपने पूरे खानदान का सोना रख दिया था और एक साइड के ऊपर उसने कायद आजम का वेट रख दिया था कि आपके जितने आपका वेट है उतना सोना मैं अपने पूरे खानदान का इस पाकिस्तान को देता हूं। लेकिन उसके बेटे को इस मुल्क में उसके बाद जिस नाम से पुकारा गया, उस काजी फाइज ईसा को छोड़ें, ईसा साहब के बारे में जो यहां कंप्लेन चलाई गई, किसने चलाई, कहां से चलाई, वो तारीख का हिस्सा रहेगा। वो छोड़ें, मैं अपने माना भी बाद में रेफरेंस से गलती थी हमारी। बात यह है कि वो गलती नहीं थी, वो एक शख्स के खिलाफ उनका लफ्ज निकला हुआ मुंह पे, जो इस वक्त खुद भी वो भी जेल में है, वो शख्स भी जेल में है। आप तारीख देखें, आप अल्लाह ताला का आप देखें, काम देखें कि फाइज ईसा साहब के ऊपर दो शख्सों ने उनकी जिंदगी तबाह अजीन करके रख दी। उनकी वाइफ के जो वालिद थे वो अंदर उनकी लाश पड़ी हुई थी। वो कह रही थी कि मुझे मेरे वालिद को दफना के आ लेने दो तो मैं चली जाती हूं अपना इसमें CBR के दफ्तर में, FDR के दफ्तर में। उन्होंने कहा नहीं, लाश पड़ी रहने दो, आप निकलो और FDR में हमारे साथ जाओ। जेल में पड़ा शख्स है, उसने ये बात का एतराफ खुद भी किया कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए। दो शख्स, तो फिर दोबारा क्यों ये कर रहे हैं? गलती थी तो एक नहीं, दो शख्स। उसमें बेसिकली ये था, ये गैंग था जिसको कहते हैं, आप उसको कहते हैं फैज फैक्टर कह लें या खान फैज गैंग कह लें। इस गैंग ने शख्स के साथ किया था, उसके वालिद के खिलाफ कंप्लेन चलाई थी। मुझे कम टू द पॉइंट, आपने बहुत जज्बाती एक चीज छेड़ दी। पहले तो बात है, थोड़ा सा मैं इसको लाइटर मोड पे लूं कि मैं कोई जरूरी बात नहीं करना चाह रहा था, मैं उंगली ला रहा था। आप दोनों बार बार एक पंजाबी का एक फ्रेज गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक करवा दूं आपको। वो है ना खेडांगे ना खिडावांगे, विच पसूड़ी पावांगे। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात तो तारिक अजीज साहब,
तारीख की बात हुई है, 1973 का हम जिक्र कर रहे हैं जब ये आइन पाकिस्तान को मिला, और इससे कबल भी अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ, एक इसका क़याम हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे नशेब व फराज है और बेहतर से बेहतर की जानिब हम गामजन हैं। अब तीनों अहबाब की मैं राय चाहूँगा, डॉक्टर साहब की राय चाहूँगा। कल मैंने एक बड़ा एक कोटेशन एक देखी कि तारीख के बारे में जो नहीं जानते वही तारीख को दोहराने का बायस बनते हैं। तो जो लोग तारीख को नहीं जान रहे आज और नहीं पढ़ना चाहते, तो क्या वही लोग हमारी इस आइन के खिलाफ जाकर या आइन में बेहतरी की जो गुंजाइश निकलती है उसको अप्रूव ना होने देना है, उसके खिलाफ जाना, ये तारीख दोहराने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल वही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर उनको थोड़ी सी हिस्ट्री का पता होता, अगर वो पॉलिटिकल लोग होते तो वो आज इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बैठ जाते। देखें 73 का कॉन्स्टिट्यूशन मुतफिका था, लोग थे, आज तक मुल्क उस पर चल रहा है। उसके बाद 18वीं तरमीम हुई, 20वीं हुई, मुतफिका हुई। आज एक ये मौका था, अगर ये सियासी जमात होती तो कहते हैं जी आज पाकिस्तान का मसला है, आइन का मसला है, अदालतों में साथ होने जा रही हैं, ये हमारा एजेंडा पे था, हम आपके साथ बैठने को तैयार है। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये फ़लस्तीन के ऊपर भी नहीं बैठते, कश्मीरी के मसले के ऊपर भी नहीं बैठते। रिकॉर्ड जज्बाती आपने, बल्कि उसका इशारा नहीं, तारिक अजीज साहब, मैं चाहता हूं आप इस पर भी थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू को भी आप जारी रखिएगा, लेकिन क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। एमल वली खान के हवाले से जो उन्होंने आज फ्लोर पे कहा है कि आईनी तरमीम की मंजूरी कौम हमेशा सियासतदानों को याद रखेगी, ये उन्होंने बड़ा एक अहम नुक्ता बयान किया है। और ये नुक्ता कौन बयान कर रहा है? जिसका जिक्र अभी नैब गवर्नमेंट का जिक्र किया, तो वो शख्सियत के फर्जंद आज ये बात भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा उनके पोते बात करें, और दूसरा बानी पीटीआई कैद हो चुका, अब वो खत्म हो चुका है, आगे चलो भाई, कब तक बानी पीटीआई का इंतजार करोगे? ये उन्होंने बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दे दिया तारिक अजीज साहब। जी एबल बड़ी बड़े नौजवान सियासतदान है, बड़ी समझ बूझ रखते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि आगे चलें, वो किस्सा पार्टियां बन चुका, आप वहाँ ना खड़े हैं। ये उनका पैगाम कौम के लिए भी है, पोलिटिकल पार्टीज़ के, बिलखुसूस उनकी अपनी जमात के लिए है। और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, विद इन पीटीआई एक संजीदा तबका मौजूद है, मुल्क के साथ चलना चाहता है, हुकूमत के साथ चलना चाहता है। इस मसवदे के ऊपर भी उनका इत्तफाक था। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। मुझे बैरिस्टर गौर साहब ने, सुन रहे होंगे, उन्होंने मुझे मसवदा भी दिखाया। उन्होंने कहा मैंने अपना मसवदा तैयार किया हुआ, ये 8 पेजेस थे। पूछूंगा, लेकिन खान साहब क्या सुनते हैं और क्या पूछते हैं, क्या बताते हैं? उन्होंने फोटोकॉपी ली होगी ना, कॉपी पेस्ट तो ज्यादा जी। तो उन्होंने कहा जी मैं, अच्छा वो लोग संजीदा हैं, चलना चाहते हैं, उनकी है कि चलो ये मुल्क के साथ चले। एक शख्स को पता है कि यार मैं नहीं हूं तो कोई भी नहीं है, और मेरी पार्टी भी और नहीं। ये रवैया तो हम शुरू से देख रहे हैं। फैज़ साहब, आखिरी 2 मिनट है। देखिए जी, मुझे मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम याद आ रहे हैं। हाँ। आपने भी बात की ना कि जो तारीख नहीं पढ़ते, नहीं जानने की कोशिश करते, वो फिर दोहराते हैं। उन्होंने तो उनको बता दिया था कि किस तरह फूल जाते हैं गुब्बारे, हैं जी, और कौन बन गए हुक्मरान। लिहाजा वो सारी मैं दोहराना नहीं चाहता। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह हुक्मरान बन गए कमीने लोग, खाक में खो गए नगीने लोग, और खाक में वाकई खो गया वो। मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने कहा था कि तुम्हारी आंखों के आंसू अभी से देख रहा हूं। अगर वो तब समझ जाते, वो नहीं जाग चौधरी, सॉरी फवाद चौधरी जो भाग रहे थे, और उनको उन्होंने कहा था, अगर ये समझ जाते उस वक्त तो आज रो ना रहे होते। अगर ये तमीज़ रखते बुजुर्गों की, आज रो ना रहे होते। अगर ये बैरून मुल्क जाके ये ना कह रहे होते मैं उतार दूंगा तुम्हारे एयर कंडीशन और टीवी, फुफ्फो जी का घर नहीं होता, सजा मिली है, तो आज ये रो नहीं रहे होते। और अगर आज ये सब कुछ जानते हुए उस वक्त अगर ये फलांग के ना 4-4 सीटें वजीर आजम भागता कि अपोजिशन लीडर से हाथ ही ना मिलाना पड़ जाए, तो आज ये रोना। बहुत शुक्रिया आपका जवाद फैजी साहब, तारिक अजीज साहब, आगा इकरार हारून साहब, आप तीनों हजरात का, और रिजवान भी भरपूर साथ दिया रिजवान ने हमारा, और पूरी इस ट्रांसमिशन में बहुत शुक्रिया। और इस पूरी ट्रांसमिशन में चाहे वो SEO हो या कोई भी अहम डेवलपमेंट हो, तो उसमें हमारी जो न्यूज़ की टीम है वो भी हमेशा करंट अफेयर्स के साथ कंट्रीब्यूट करती है। और नाज़रीन, क्योंकि ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, तो इस बात के साथ कि जो कंसेंसस आपने यहां देखा, इसी कंसेंसस की 25 करोड़ आवाम को जरूरत है पार्लियामान के अंदर। जो बातें एमल वली खान ने की, जो शहरी रहमान ने की, जो आजम नज़ीर तारड़ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी हम सब की ये ख्वाहिश है, होनी चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इत्तेहाद व इत्तफाक, यकजहती, गेट टुगेदर, जॉइंट एफर्ट्स के जरिए। इसके साथ आखिरी बात कि हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन बात जहां हम करते हैं वहां पर बात सुनने का हौसला भी पैदा होना चाहिए। और बात सुननी है सिर्फ
समझने के लिए, सिर्फ रिएक्ट करने के लिए, रद्द अमल देने के लिए नहीं। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।